हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे नीट को के पीवाईक्यूज। ठीक है, हम चैप्टर डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, चैप्टर तो इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्विकली रिवाइज करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने पीवाईक्यूज डिस्कस करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जब हमने थ्योरी क्लासेस देखी थी तो उनमें हमने क्या कवर किया था वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। आपको ये बातें पता है क्या कि मैटर मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। ठीक है, और जिसके पास कुछ मास है एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, दैट इज नोन एज मैटर। मैटर को क्लासिफाई किया जाता है। मैटर किससे बना हुआ है, पहले इस बात को समझते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स, राइट? अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, महर्षि कर्नाड, ल्यूसिफस डेमोक्रिटस और भी बहुत सारे, पहुदा कत्यायामस। ठीक है, उन्होंने बताया था क्या कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, सो मैटर के बारे में पता लग गया, एटम के बारे में पता लग गया। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं। तो ऑल सब्सटेंस कंटेन मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। एग्जांपल्स आपकी डेली लाइफ में आप कितने एग्जांपल्स देख सकते हो? ये पेन मेरे हाथ में, व्हाट इज दिस? दिस इज सॉलिड। लिक्विड लाइक वाटर, हनी, मिल्क, लिक्विड। गैस, कौन सी गैस ली मैंने? ऑक्सीजन। क्या है ये? गैस। कौन सी गैस इनहेल करी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? गैस। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, CH4, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारी गैसेस हमारे आसपास प्रेजेंट हैं। तो जो मैटर है वो क्लासिफाई किया जा सकता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, लिक्विड और गैस के भी। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। अब ये एलिमेंट्स क्या है? जैसा कि आपको पता है, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस। आपने पीरियडिक टेबल तो देखी होगी लोअर ग्रेड्स में। तो एलिमेंट्स क्या है? हमारे सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस। हमारे पास अभी पीरियडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? आप देख सकते हैं 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारी पीरियडिक टेबल में। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या हमारे? सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस। एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे आयरन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, टंगस्टन एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 118 एलिमेंट्स मैंने बताए, तो 118 एलिमेंट्स डेफिनेटली आप सारे एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। An element contain particles of only one type which may be atoms or molecules। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस जिसमें एक ही टाइप के एटम्स या होंगे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स। अब कंपाउंड्स क्या है, इस बात को समझते हैं। कंपाउंड्स क्या है? जैसे आपने सुना होगा वाटर, बिल्कुल सुना है, वाटर इज द बेस ऑफ लाइफ, राइट? डेफिनेटली वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ठीक है, आपने सुनी है CO2, आपने सुना है SO2, NH3 और भी एटसेट्रा, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। जो H2O है हमारा, ये किस किस से बना हुआ है? इसमें एक हाइड्रोजन दिख रहा है, टाइप ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। अच्छा, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। अच्छा, ये नंबर हमेशा फिक्स रहेगा? या फिर ऐसा है कि आप अपने रिलेटिव्स के घर गए, आप स्कूल में गए, आप कॉलेज में गए, आप कहीं और पे गए, किसी और कंट्री में गए, क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? क्या कहीं पे वाटर का फॉर्मूला H2O2 हो जाएगा, या H2O3 हो जाएगा, या H2S3O हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। The formula will remain same irrespective of the source. That means मैं क्या कह सकता हूँ? The composition of water, right? The composition of elements in water remains same irrespective of source, weight and volume. आप कितनी वॉल्यूम ले लो, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, 1000 लीटर, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये कंपोजिशन क्या रहेगी? सेम फॉर CO2, SO2, NH3। मतलब मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, प्योर सब्सटेंसेस हमने देखे थे, प्योर सब्सटेंसेस हैव कांस्टेंट कंपोजिशन एंड कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, राइट? प्योर सब्सटेंसेस को मैंने क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स क्या है? जब एलिमेंट्स कंबाइन हुए केमिकली, ध्यान रखना, केमिकली कंबाइन हुए। अगर आपने आयरन लिया और सल्फर लिया, आयरन फिलिंग्स ली और सल्फर पाउडर को मिक्स कर दिया, नो हीट नहीं किया, सिर्फ मिक्सिंग करी है, तो क्या वो कंपाउंड बन गया? नहीं। आप उसके पास मैग्नेट लाके देखो, आयरन अट्रैक्ट होने लगेगा। आप उनको सेपरेट कर सकते हो इजीली फिजिकल मेथड्स द्वारा, मतलब वो कंपाउंड नहीं बना है अभी तक। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन प्लस सल्फर को जब तक हमने
केमिकली मिक्स नहीं किया है, उसको हीट कर दो आप किसी टेस्ट ट्यूब में लेके, तो वो नया कंपाउंड बना के देगा, नई चीज बना के देगा, ना आयरन होगा ना सल्फर होगा, नई चीज होगी, क्या होगा, आयरन सल्फाइड, FeS, फेरस सल्फाइड। और फेरस सल्फाइड के पास लाके देखो आप, ब्लैक कलर का आपको एक पाउडर मिल जाएगा, और उसके पास आप लाके देखो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे आयरन नहीं है, क्लियर सी बात हो गई, इसका मतलब आयरन नहीं है। तो एक नई चीज बन के आई है कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं एलिमेंट्स से, जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि कंपाउंड्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जिन एलिमेंट से बने हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, इजीली कट किया जा सकता है, हाईली रिएक्टिव है। क्लोरीन एक गैस है जिसको वॉर में केमिकल वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनसे बनने वाला कंपाउंड Na और Cl एलिमेंट से बनने वाला कंपाउंड NaCl होता है। ना इसकी प्रॉपर्टी Na जैसी है, ना इसकी प्रॉपर्टी Cl जैसी है, और ये अपनी ही प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है, मतलब प्योर सब्सटेंस है। ये प्योर सब्सटेंसेस हैव कांस्टेंट कंपोजिशन एंड कांस्टेंट प्रॉपर्टी थ्रू आउट द सैंपल। इसको हम यूज करते हैं अपने फूड में एक फ्लेवर, सॉल्टी फ्लेवर देने के लिए, राइट, अपने फूड में एक सॉल्टी टेस्ट देने के लिए, क्लियर। तो ये हमारा हुआ कंपाउंड, क्या हुआ हमारा कंपाउंड। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर। यस, वेरी गुड, PCl5 इज ऑल्सो ए कंपाउंड। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो क्या है कंपाउंड, PCl5, PCl3, SOCl2, these all are compounds, these all are compounds। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स भी मैंने आपको बताए थे, क्या बताया था मैंने मिक्सचर के बारे में। देखो मिक्सचर्स क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने एक सिंपल सी थोड़ी देर पहले बात बोली कि आयरन प्लस सल्फर को आपने मिक्स कर दिया और आपका बन गया मिक्सचर। अब मिक्सचर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो आपने लिया एक गिलास पानी और उसमें ऐड कर दी शुगर, 1 टेबलस्पून शुगर, तो ये हो गया शुगर इन वाटर, या सॉल्ट इन वाटर ले लो, टोटल डिपेंड्स ऑन यू। एक आपने क्या लिया है, एक गिलास पानी और उसमें सैंड ऐड कर दी, 1 टेबलस्पून सैंड, तो ये है सैंड इन वाटर। मैं सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए बातें। बिल्कुल ठीक बात है, S3PO4, S3PO3, ये सभी क्या है, जब भी एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, वेरी गुड एवरीवन, जब भी एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, कंपाउंड्स, क्या होंगे, कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे सैंड इन वाटर, अब आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया शुगर को, मैंने इसको भी डिसॉल्व कर दिया सैंड को, क्या सैंड डिसॉल्व होगी, नहीं होगी, राइट। अच्छा 1 घंटे बाद देखते हैं, क्या शुगर के क्रिस्टल्स नीचे दिख रहे हैं आपको, नहीं। क्या सैंड के पार्टिकल्स नीचे दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सैंड क्या होगी, मैं आपको सैंड के कलर से दिखा देता हूं। सैंड क्या होगी, ऐसे 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 नीचे आपको दिखने लगेगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सैंड की कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल कांस्टेंट नहीं है, जबकि शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर को आप एक स्ट्रॉ की हेल्प से यहां से एक सिप लीजिए, 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 आप क्या देखेंगे, थ्रू आउट द सैंपल यू विल गेट द सेम टेस्ट, थ्रू आउट द सैंपल यू विल गेट द सेम टेस्ट। डेफिनेटली sugar in water is a homogeneous mixture and salt in water is a homogeneous mixture, but very good everyone, very good, you got this concept, homogeneous mixture। I am just quickly recalling the entire chapter, then we will be discussing what, हम डिस्कस करेंगे फिर PYQs, ठीक है। चलिए, जबकि सैंड इन वाटर जैसा कि आप सभी ने बताया, डेफिनेटली वेरी गुड, ये है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर दो टाइप हो गए, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया। मैंने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी आपको बता दिया और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी आपको बता दिया, और क्विकली मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में बेसिकली हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हम पढ़ते हैं कोलोइड्स और सस्पेंशन, कोलोइड्स और सस्पेंशन, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट क्या है, एन एलिमेंट कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये मैंने आपको बताया, रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए। H2O में हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन रहेंगे, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन रहेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट, मिक्सचर्स अकर वाइडली एंड मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड अस आर मिक्सचर्स। अच्छा क्विकली मुझे बताइए, मिल्क इज ए मिक्सचर और नॉट, मिल्क, क्या मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है या मिल्क एक मिक्सचर है? मिल्क इज ए प्योर सब्सटेंस और मिल्क इज ए मिक्सचर,
टेल मी क्विकली एवरीवन, क्विकली मुझे बताइए, मिल्क इज ए प्योर सब्सटेंस और मिल्क इज ए मिक्सचर। देखिए मिल्क क्या होना चाहिए, मिल्क में प्रेजेंट होती है बहुत सारी चीजें प्रेजेंट इन वाटर, जैसे फैट, ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट इन वाटर, तो डेफिनेटली मिल्क क्या हुआ, मिल्क इज नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर। मिल्क क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप थोड़ी टाइम बाद मिल्क को जब रख देते हैं, फ्रिज में रख दीजिए, आप देखते हैं ऊपर एक क्रीम आ जाती है, मलाई आ जाती है, राइट, दैट इज व्हाट, फैट एक तरह से ऊपर की तरफ आ रही है, राइट, सो दैट इज मिल्क इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट इज नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर, तो मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, मिल्क क्या नहीं है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिल्क क्या है, मिक्सचर। चलिए और क्या बातें पढ़ी थी हमने वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा थे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने बेसिकली 5 लॉज पढ़े थे। फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ है आपका गेलो-सैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड फिफ्थ है आपका एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स इज गवर्न्ड बाय दिस बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने कोई भी रिएक्शन लीजिए, मैं जनरली एक रिएक्शन लेता हूं, मुझे नहीं पता, मान लीजिए कोई रिएक्शन याद नहीं आ रही तो क्या करेंगे, A प्लस बी गिव्स C। अच्छा याद आ गई तो क्या करेंगे, H2 प्लस O2 गिव्स H2। अच्छा बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इज इट बैलेंस्ड, डेफिनेटली बैलेंस्ड। और कोई रिएक्शन, हाँ बिल्कुल, H2 प्लस N2 गिव्स व्हाट, NH3। कितने NH3, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे मुझे क्विकली बताइए, आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है आपके रिएक्टेंट्स, और ये क्या है आपके प्रोडक्ट्स, दीज आर व्हाट, प्रोडक्ट्स। वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये वर्ड ध्यान से इंपोर्टेंट है, ड्यूरिंग ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द टोटल अमाउंट of the reactants must be equal to the total amount of the products. Total mass of the reactants must be equal to the total mass of the products. It means आप क्या कह सकते हैं कि the number of atoms of each and every element in the reactant side must be equal to the number of atoms of each and every element in the product side. ये बात किसमें है, ड्यूरिंग ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यहां बोल सकते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ये बात क्लियर हुई। आप इसका एग्जांपल यहां से भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन का मास होता है, एक हाइड्रोजन एटम का, अगर मैं ग्राम में बात करूं तो 1 ग्राम। ठीक है, सो 3 टू जा कितना 6, तो 6 ग्राम यहाँ पे प्रेजेंट है। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 टू जा कितना हो गया 28 ग्राम। अच्छा एक नाइट्रोजन का कितना 14, 3 हाइड्रोजन का कितना 14 प्लस 3 टोटल हो गया 17, 2 जा कितना हो गया 34। क्या आप ये कह सकते हैं कि 28 प्लस 6 करने पर 34 ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब दिस इक्वेशन इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड। मतलब आप कह सकते हैं, मतलब आप क्या कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, वेरी गुड। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी तरीके से आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिफाइन कर सकते हैं, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किया था हमने अपनी क्लासेस में, हमने ये डिस्कस किया था, मैं आपको क्विकली बता देता हूं। देखिए मान लीजिए आपने लिया CO2। अच्छा CO2 किसी चीज को आपने बर्न किया तो CO2 गैस निकल रही है वहां से। ठीक है, CO2 गैस आप एक्सहेल भी करते हैं, और CO2 गैस किसी और सोर्स से मिल रही है, किसी अदर सोर्स से। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन। अच्छा तीनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है बाहर, बट तीनों ही केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह देते हैं, प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, रेशियो कांस्टेंट है। कौन सा रेशियो, मास रेशियो। कौन सा रेशियो, मास रेशियो। If you are taking the mass ratio of carbon to oxygen in all these 3 cases, what you will get? Carbon कितना 12, oxygen कितना 32, carbon कितना 12, oxygen कितना 32, carbon कितना 12, oxygen कितना 32. Let's take the simplest ratio. Then you will get 3:8. You will get 3:8. You will get 3:8. Amazing everyone.
हो क्या रहा है यहाँ पे, irrespective of the source, the ratio of masses of elements will remain same in each and every compound, right? Suppose you are taking S3PO4. In this case, if you are taking the mass ratio of hydrogen to phosphorus to oxygen, it will remain same irrespective of the source, weight, volume. Clear? I hope this is clear, right? Ratio will remain same. Very good. नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, मान लीजिए एक, देखो जरूरी नहीं है कि जैसे हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड कर रहे हो या एक्सेस अमाउंट में या लिमिटेड अमाउंट में, राइट? तो एक ही एटम है कार्बन कार्बन और बार बार ऑक्सीजन ही कंबाइन हो रहा है, बट अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जैसे H2 + O2 हो सकता है H2O दे दे, हो सकता है H2O2 दे दे, बट जो सेम एलिमेंट्स यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे मास कितना एक तरीके से 16 और यहाँ पे कितना 32। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि ये सेम रेशियो में कंबाइन होंगे H2O, और ये देख सकते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे। सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे कितना 16, यहाँ पे कितना 16 × 32, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे। क्लियर? ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। उसी तरीके से आपका क्या आ जाता है, गेलू-सेक लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। क्या आ जाता है आपका, गेलू-सेक लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। अब गेलू-सेक लॉ क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए H2 + O2 ने आपको दिया वाटर, मान लीजिए 100 ml H2 कंबाइन हुआ और 50 ml वाटर, जिसने 100 ml क्या दे दिया, H2O। बैलेंसिंग अगर हम लिखें तो 2H2 + O2 गिव्स 2H2, ये तो बात है। तो 100 ml वाटर 50 ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ 100 ml वाटर देने के लिए। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो जो बनेंगे वो सिंपलेस्ट रेशियो में बनेंगे हमेशा, होल नंबर रेशियो। जो 100:50 आप निकाल सकते हो, कितना आएगा 2:1। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 में हमेशा ये क्या होंगे, कंबाइन। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ, किस में बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये हो गया आपका गेलू-सेक लॉ। और एवोगैड्रो लॉ से क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब आप कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, सिंपल सी लैंग्वेज में। ये सारे लॉज का यूज किया था जॉन डाल्टन ने। उन्होंने क्या किया, जॉन डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज करके और नेचर ऑफ मैटर के बारे में थ्योरी दे दी और अपने कुछ पोस्टुलेट दे दिए, जिसे बोल दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा, सिंपल सी उन्होंने यही बात कही। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने फर्स्ट पॉइंट ये दिया, उन्होंने कहा कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहा उन्होंने, सेकेंड पॉइंट ये कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड जो हो रहे हैं वो मास रेशियो में कैसे कंबाइंड होंगे, बताइए जल्दी से, वो फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइंड होंगे। H2O का अगर मास रेशियो निकालो, हाइड्रोजन रेशियो जो ऑक्सीजन रहेगा वो हाइड्रोजन का कितना 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो H2O में हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन मास रेशियो हमेशा क्या रहेगा 1:8। क्या रहेगा हमेशा 1:8। इसी तरीके से आप कर सकते हैं CO2, आप कर सकते हैं NH3 के लिए, नॉट फॉर दिस आप HCl के लिए भी कर सकते हैं, नॉट फॉर दिस आप NO2 के लिए भी कर सकते हैं, आप SO2 के लिए भी कर सकते हैं, SO3 के लिए भी कर सकते हैं, HBr के लिए भी कर सकते हैं, H3PO4 के लिए भी कर सकते हैं, HNO3 के लिए भी कर सकते हैं, H2SO4 के लिए भी कर सकते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो लेट्स डिस्कस द अनदर पॉइंट नाउ। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हैं, डाल्टन का थर्ड पॉइंट ये था, नॉट ओनली मास रेशियो इवन द नंबर ऑफ एटम्स भी क्या रहेंगे, एक पर्टिकुलर होल नंबर रेशियो में रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन अगर नंबर की फॉर्म में बात करूं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर कार्बन रेशियो ऑक्सीजन नंबर की टर्म में बात करूं तो 1:2 में प्रेजेंट है। अगर नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन की बात करूं तो 1:3 में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि 1/3 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया और 2/3 हाइड्रोजन, नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, एक होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है और सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, सिंपलेस्ट रेशियो में।
ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तभी तो सारी चीजें अलग, देखो सारी चीजें बनी हुई, देखो सिंपल सी एक बात बताता हूँ, बहुत बेसिक सी, सारी चीजें बनी हुई है मैटर, हम सभी क्या है, मैटर, है ना, मैटर, मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। सो सारी चीजें अल्टीमेटली किससे बनी हुई है, एटम से। अब सारी चीजें अगर एटम से बनी हुई हैं तो सारी चीजें सेम दिखनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, डिफरेंट साइज होगा, इस वजह से जो सारी चीजें अलग दिखाई देती हैं। एक एप्पल की शेप अलग है, एक बुक की शेप अलग है, एक मोबाइल की शेप अलग है, एक एटसेट्रा, बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो, चेयर, टेबल, पेन, नोटबुक एटसेट्रा। और हमारी इवन हमारी शेप्स भी क्या है, अलग अलग, है ना, हमारी बॉडी साइज अलग अलग है। और भी आप बहुत सारे एटसेट्रा एग्जांपल ले सकते हो, एनिमल्स के एग्जांपल ले सकते हो, टाइगर अलग में है, डियर अलग है, भालू अलग है, समझ रहे हो बात को। तो सारी चीजें एटम से बनी हुई हैं पर अलग अलग है, क्योंकि एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। आयरन के एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे, नाइट्रोजन के एटम डिफरेंट शो करेंगे, ऑक्सीजन के डिफरेंट, कार्बन के डिफरेंट, लाइक दिस। ओके, बिल्कुल सेम एटम हैव सेम प्रॉपर्टीज, एकदम परफेक्ट बात। तो हमने कुछ पोस्टुलेट डिस्कस किए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, चलिए मूव करेंगे हम नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात आती है कि एटम इतना स्मॉल है कि जिसको देख पाना नेकेड आई से तो पॉसिबल नहीं है। अगर इतना स्मॉल एटम है तो एक इंडिविजुअल एटम की रेडियस या उसका मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए यूज करते हैं रिलेटिव मेथड। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल समझाता हूं सोलर सिस्टम से लेके। मान लीजिए मैंने लिया सन। अच्छा, सन हमको देखता है तो ये मैसिव स्टार है, हैवी स्टार है, ऐसा नहीं है, सन से भी बड़े बड़े स्टार है, मैसिव स्टार पॉसिबल है, ठीक है, जैसे बीटल ग्यूज सन से बड़ा है, ठीक है, तो सन से भी हैवी स्टार भी पॉसिबल है। अब समझने वाली बात यह है कि जो सन का मास होता है वो एक बड़ा सा नंबर होता है और वो होता है 10⁻³ किलोग्राम में। ऐसे बीटल ग्यूज का मास उससे ज्यादा होता है। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स को याद करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इन द सेंस इजी नहीं है, राइट। इस चीज को इजी कैसे बनाया जाए, तो हमने कह दिया सन के मास को हम बोलते हैं 1 सोलर यूनिट, है ना। मान लीजिए सन के मास को मैंने क्या कह दिया, 1 AO। 1 AO इज इक्वल टू मास ऑफ सन। उसकी रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे इस बेटल ग्यूज का मास, और उसकी रेस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं सन की रेस्पेक्ट में बाकी सभी मैसिव स्टार्स का मास। अब कितना इजी हो गया। या फिर मैं एक और सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ये तो रियल लाइफ का सा एग्जांपल हो गया था सन वाला, एक सिंपल तरीके से लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 129873421098734 एटसेट्रा कुछ भी। अब फिर से मैंने एक नंबर लिखा 98765432101234, जितने डिजिट इसमें उतने इसमें, और सेम मैंने एक नंबर और लिखा 321496781245। अब अगर मैं कहूं आप सारे डिजिट को याद करिए, वेरी डिफिकल्ट, राइट, नॉट वेरी इजी। तो आपने क्या किया, इसको मान लिया x, ठीक है। मान लीजिए ये इसका 10 टाइम्स है, सपोज करते हैं 10 टाइम्स, तो ये हो गया 10x। मान लीजिए ये इसका 20 टाइम्स है, तो ये हो गया 20x। अब देखो कितना इजी याद करना, ऊपर वाली x की वैल्यू याद कर लो, वो उसका 10 टाइम्स, वो उसका 20 टाइम्स। इस तरीके से हम रिलेटिव मेथड्स को यूज कर सकते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर ये बड़े बड़े नंबर्स के लिए किया जा सकता है तो ये छोटी क्वांटिटीज के लिए भी किया जा सकता है, ये एटम्स के लिए भी किया जा सकता है। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट के लिए इसी तरीके से मेथड को यूज किया गया, और हमने सारी चीजें डिस्कशन की है एक डिटेल्ड पॉइंट से। और अब मैं आपको क्विकली रिकॉल कर रहा हूं, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड रिलेटिव टू कार्बन 12। पहले हाइड्रोजन यूज किया गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर ऑक्सीजन यूज किया गया था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और फिर हमने क्या यूज किया लास्ट में, कार्बन। अच्छा, कार्बन इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया, देखो कार्बन के अंदर 6 ही तो प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और 6 ही पाए गए न्यूट्रॉन, है ना। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन, और एबेंडेंस भी है नेचर में, कार्बन के भी 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। आपको पता कार्बन 12 तो अप्रोक्सीमेट 98% है, कार्बन 13 सिर्फ 1%, 1 पॉइंट समथिंग परसेंट है, और कार्बन 14 तो 2 × 10⁻10 बहुत कम प्रेजेंट है। समझ रहे हो बात को। तो समझने वाली बात यह है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड रिलेटिव टू कार्बन 12। कार्बन 12 का यूज करके एक यूनिट बनाएगी एटॉमिक मास यूनिट टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एन एटम।
व्हाट इज दिस 1 AMU? 1 AMU इज नथिंग, 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, अभी आजकल इसे बोल रहे हैं 1 U मतलब यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं 1 AMU की डेफिनेशन क्या है? 1 AMU is nothing, that is what? 1/12 mass of 1/12 mass of 1 atom of carbon 12. Mass of 1 atom of carbon 12, that is 1 AMU. So isotope of carbon which has an exact value of 12U. Usually the atomic mass used for an element is the average atomic mass obtained by taking into account the natural abundance of different isotope of that particular element. अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट abundance में प्रेजेंट है, मतलब उसके आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, मतलब जैसे कि आप क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, अब इसकी 75% मान लीजिए प्रेजेंट है और ये कितना प्रेजेंट है जी 25%। अब हो क्या रहा है 35 और 37 दोनों है, ये 75 इस 25, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ेगा क्लोरीन का। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से इसकी भी कैलकुलेशन कराऊंगा, आपको यहाँ पे जो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा वो मिलता है 35.5 जो हम यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग, 35.5 यू बोल देते हैं या फिर AMU आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड रिलेटिव टू कार्बन 12 आइसोटोप ऑफ कार्बन विच हैज एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 12U मतलब यूनिफाइड मास। नेक्स्ट बात में आते हैं द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगर एटॉमिक मास पता लग गया तो एटम्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, एटम्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए क्योंकि कुछ एटम्स इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो एटम्स केमिकली कंबाइन होंगे, ये ध्यान रखना, और बना देंगे मॉलिक्यूल्स। एटम्स हो गए जी केमिकली कंबाइन और बना दिया उन्होंने मॉलिक्यूल्स। अच्छा अगर हमें मॉलिक्यूल्स मिल गई तो मॉलिक्यूल्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, बताइए कौन कौन से, क्विकली बताइए सभी, जल्दी से बताइए। मैं एग्जांपल लिखता हूं तब तक, मैं एग्जांपल लिखता हूं H2, मैं एग्जांपल लिखता हूं N2O2, बताइए। और क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? Cl2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? S8 लिख सकते हैं, P4 लिख सकते हैं, एटसेट्रा। कुछ आप भी लिख सकते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं? इधर H2O लिख सकता हूं, इधर लिख सकता हूं CO2, NH3, SO2, SO3, CH4, C2H6, SO3 एटसेट्रा, बहुत सारे लिख दिए। तो मॉलिक्यूल्स जब एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली तो दो तरह के मॉलिक्यूल बन सकते हैं, या तो हो सकता है सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन हो जाए तो बनेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ये सारे क्या है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, या फिर हो सकता है डिफरेंट काइंड के एटम्स कंबाइन हो जाएं तो बनेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये डिफरेंट काइंड के एटम्स कंबाइन है तो बन गया क्या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और सेम काइंड के एटम्स कंबाइन हो रहे तो क्या बन गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। क्या बना? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो मैं रिपीट कर देता हूं H2, N2, O2, Cl2, S8, P4 ये है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, और H2, CO2, NH3, SO2, CH4, C2H6, SO3, ठीक है, ये क्या आपके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये क्या आपके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। सो चलिए मूव करेंगे अब नेक्स्ट बात पर। वेरी गुड, एक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और एक है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूल बन गया, जैसे अगर ये मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल बना है दो हाइड्रोजन के एटम से, 2 into एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब एटम्स ऑफ हाइड्रोजन तो 2 मैंने किया है क्योंकि एक एटम का जो मास होगा हाइड्रोजन का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अरे मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है XY4, आपको इसका मास निकालना है, आपको x का मास पता है, आपको y का मास पता है, तो y को 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए, या दूसरा मेथड है सिंपल वाला कि y को x का मास प्लस 4 इंटू वाई का मास, 4 इंटू वाई का मास, ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई का साइन है ये वाला, ठीक है, 4 इंटू वाई, ठीक है। अगर सेम काइंड के एटम कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अगर डिफरेंट काइंड के एटम्स कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। डिफरेंट काइंड के एटम्स कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, इस तरीके से हम उन्हें बोल सकते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, नॉट एलिमेंट्स, एटम्स बोलिए, एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। भाई उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितनी मास परसेंटेज प्रेजेंट है उस एलिमेंट की, उस कंपाउंड में,
और उसके मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये सभी कॉन्सेप्ट मैं और अच्छे से डिस्कस करूंगा, अभी तो मैं क्विकली रिकॉल कर रहा हूं जब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 आइटम्स, है ना। 1 पेयर का मतलब क्या होता है, 2 आइटम्स। उसी तरीके से 1 ग्रॉस होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं कहूं मेरे पास 1 डजन पेन है तो आप कितने पेन बताएंगे, 12। अगर मैं कहूं मेरे पास 1 डजन बुक्स हैं तो आप कितनी बुक्स बोलेंगे, 12। 1 डजन मोबाइल्स हैं तो कितने, 12। तो 1 डजन का मतलब आपने फिक्स कर रखा है अपने माइंड में 12। तो ये तो मैक्रोस्कोपिक चीज हो गई। अगर मैं बात करूं कि इस एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने एटम्स हैं, तो एटम्स हम देख ही नहीं पा रहे हैं, कैसे पता लगाएं। हाँ, वेरी गुड, 1 मोल। मोल मोल एक यूनिट है जिसकी हेल्प से हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके चीजों को क्वांटिफाई करते हैं। सिर्फ क्वांटिफाई करने के लिए ही मोल को यूज किया जाता है, जैसे हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे 1 डजन 1 पेयर इन चीजों का यूज कर लेते हैं, उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसका यूज किया जाता है, मोल का। ऐसा नहीं है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम डजन का यूज नहीं कर सकते, बट उसका फायदा नहीं है, एक बड़े नंबर को बड़ा ही रह जाएगा अगर डजन का भी आप यूज करेंगे तब भी। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसके लिए एवोगैड्रो ने एक क्या दिया, एक नंबर दिया, फिक्स नंबर, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। जो नंबर था 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते माइनस, ये ध्यान रखना नंबर कभी माइनस हो सकता है क्या, तो ये मिस्टेक तो खत्म ही हो गई। बच्चों को एच और इसके बीच में कंफ्यूजन हो जाती है, 6.626 इंटू 10⁻34 होता है वो, और जूल सेकंड, तो वो भूल जाते हैं कि कहाँ माइनस लगाएं कहाँ प्लस। अरे ये तो सिंपल सा है, नंबर कभी माइनस ही नहीं हो सकता। -10 चेयर, इसका क्या मतलब हुआ, -3 पेन, इसका क्या मतलब हुआ। तो नंबर्स कांट बी नेगेटिव, राइट। ओके, अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं किसी चीज की तो वो नेगेटिव थोड़ी होगी, -10 चेयर, ऐसा कोई मतलब थोड़ी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी वो तो। चलो ठीक है, मान लीजिए इस एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं कह देता हूँ इस एरिया में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, आप ले लेते हैं जैसे 13.044 इंटू 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप इसको 1 डजन में काउंट करने लगे तो आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे और जो भी नंबर आएगा आप उसके अकॉर्डिंग बोल पाएंगे कि इतने डजन, फिर भी बहुत बड़ा नंबर रह गया। इसके लिए एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया, एमेडियो एवोगैड्रो ने क्या नंबर दिया, एवोगैड्रो नंबर। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, गुड आंसर्स। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप इसको उससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। तो जिसको बोला गया 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब क्या है, ये हो गया 2 मोल इलेक्ट्रॉन मेरे पास। 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ एनी एटम, मॉलिक्यूल, स्पीसीज, कटायन, अनायन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 of that particular thing। समझते हैं इस बात को थोड़ी सी डिटेल में, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भाई 1 मोल का मतलब मैंने बता दिया। मैंने कहा 1 मोल ऑफ H2 में कितने एटम्स हैं। अब यहां से क्लियरली स्ट्राइक करेगा माइंड में कि H2 तो एक मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन ऐसे ही फंसाने वाले आते हैं, ध्यान रखना। ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में H2 के में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल H2 मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 H2 के मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, राइट। वेरी गुड, चलिए मूव करते हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और तब ये नंबर को फिक्स किया गया। सो द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एनी अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ गिवन सिस्टम आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड एज Na और N0 या NO से भी आप इसको बोल सकते हैं, दैट इज 6.022 into 10⁻23। क्लियर, दिस इज नॉन एज 1 मोल। मोल हम यूज करते हैं जब यूनिट बोल लगाते हैं एज ए यूनिट, और जब हम उसको बोलते हैं या लिखते हैं तो MOLE लिखते हैं, ठीक है, ऑफ द रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स और एंटिटीज। नेक्स्ट आ जाती है फिर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि केमिकल चेंज हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करके अमोनिया में बदलना, हेबर्स प्रोसेस।
तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, रिएक्टेंट, सम इनिशियल सब्सटेंसेस आर देयर, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू अनदर न्यू सब्सटेंसेस, दोस आर नोन एज प्रोडक्ट्स। ओके, क्लियर? तो केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट represent the chemical changes undergone by different elements and compounds. The coefficient indicate the molar ratio and the respective number of particles taking part in a particular reaction. मतलब क्या कह रहा है, coefficients क्या है ये समझ लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है क्योंकि मैं आपको थ्योरी के टाइम पे बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। तो N2 plus H2 gives 2NH3। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 3 यूज करेंगे। बैलेंसिंग आपको आती है, हिट एंड ट्रायल मेथड आप क्लास 10th वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी आपने रेडॉक्स में भी बहुत सारे क्या बैलेंसिंग मेथड्स पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उनकी हेल्प से भी, और रेडॉक्स रिएक्शंस को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे आपके पास मेथड्स हैं बैलेंसिंग के। वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इजीली इसको बैलेंस करने के लिए। तो आपने देखा N2 plus 3H2 gives 2NH3। आपने देखा यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मोल की टर्म्स में बात करते हैं। 1 मोल ऑफ N2 यूज हो रहा है 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ, और बन रहे हैं 2 मोल्स ऑफ NH3। या आप मॉलिक्यूल की टर्म बात कर लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल N2 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और दे रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। समझ रहे हो? तो ये कोफिशिएंट्स हैं। N2 के सामने जो कोफिशिएंट है वो 1 है, H2 के सामने जो कोफिशिएंट है वो 3 है, NH3 के सामने जो कोफिशिएंट है वो 2 है। तो कोफिशिएंट इंडिकेट करता है मोलर रेशियोज, इनके मोलर रेशियोज क्या है और इनके रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इनके रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है टेकिंग पार्टिसिपेट इन ए पार्टिकुलर रिएक्शन। आई होप यहां तक मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एक क्वांटिटेटिव मोल कॉन्सेप्ट के कुछ फॉर्मुलेस मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक सबसे सिंपल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का, वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है जी। उसके अलावा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जैसे N इक्वल टू N बाय Na भी होता है, Na इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na इज द एवोगाड्रो नंबर, उससे भी नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसी फॉर्मूले को इसमें पुट कर दो, वो सारी बातें तो होती रहेंगी। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड और द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। अब ये स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री एक्चुअली में क्वांटिटेटिव स्टडी है कि कितने रिएक्टेंट्स चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कितने रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन करी है और कितने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, ठीक है। दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। दैट मींस यू गॉट एवरी एंड ईच कॉन्सेप्ट, परफेक्ट। यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम ये बता सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड एंड वाइस वर्सा। मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स का अमाउंट बता सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का अमाउंट बता सकते हैं, क्योंकि हमें 5 बेसिक लॉज तो पता ही है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में पता लग गया, तो सारी बातें तो हमें पता ही है। नेक्स्ट ये बात आ जाती है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर ऑफ वेज। एग्जाम्पल, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को प्रेजेंट करने के लिए इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। हो सकता है गिवन वॉल्यूम में प्रेजेंट हो या गिवन अमाउंट में प्रेजेंट हो, समझ रहे हो। अगर मास में प्रेजेंट है तो मास परसेंटेज होगी, ठीक है। वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो वॉल्यूम परसेंटेज होगी, ठीक है। मान लो मैं कह दूं 4 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 38 ग्राम वाटर में, क्लियर। तो उस तरीके से हम, और उसका सॉल्यूशन बना हुआ है, तो उस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ये सारी बातों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पीपीएम और पीपीबी क्या होता है, वेरी गुड। पीपीएम और पीपीबी भी जैसे मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलैलिटी, जिस तरीके से ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है, उसी तरीके से पीपीएम और पीपीबी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, मतलब 10 लाख में, ये पीपीएम किसके लिए, 10 लाख में कितने पार्टिकल, जैसे सॉल्यूट और सॉल्यूशन की टर्म बात करूं तो सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। चलिए पीपीएम और पीपीबी को, आपने क्या किया, 1 गिलास वाटर लिया और 1 गिलास वाटर में 1 चम्मच चीनी डाल दी और आपने इसको सिप करा, तो आपने देखा कि आपको टेस्ट आ रहा है शुगर का। घरों के ऊपर रखिए टंकी, पानी का टैंक 1000 लीटर का, 1000 लीटर का टैंक रखा है और आपने 1 चम्मच शुगर डाल दी उसके अंदर, 1 टेबल स्पून, और आपने टेस्ट करके देखा, टेस्ट आएगा क्या, नहीं आएगा।
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि जो शुगर का मान लीजिए एक क्रिस्टल के पास वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इस टाइप की ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन है। सॉल्यूट तो डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन तो बना है, तो सॉल्यूशन तो बना है, बट कितने पार्टिकल्स, पार्टिकल रेशियो जो हो गया सॉल्यूट का सॉल्वेंट से वो बहुत ज्यादा हो गया। इस टाइप की कॉन्सेंट्रेशंस को, तो कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ भी हुई, कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ना। तो कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पर भी है और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर भी है। इस टाइप की कॉन्सेंट्रेशन को तो हम मेजर कर सकते हैं इजीली, बट इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पीपीएम या पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं आपके लिए, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगाएं फिर? अब ये कंफ्यूजन होगी, अरे सेम ही फॉर्मूला लगाना है। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय मास परसेंटेज का एक सिंपल टर्म से लेता हूं, जैसे मैंने लगाया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के लिए। अगर यही बात में मास ही दोनों का मास दे रखा है और पीपीएम में निकालना चाहूं तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6 से पीपीएम के लिए और 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे पीपीबी के लिए। क्लियर? सेम फॉर्मूला आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किसी भी फॉर्मूले में बस परसेंटेज को हटा के पीपीएम में अगर मेजर करना है तो आप 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9 पीपीबी के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो या मास बाय मास परसेंटेज हो या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, यस नो, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, हाँ आप इस टर्म, ये तो मास परसेंटेज का हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। तो ये तो आपकी होगी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की टर्म। जैसे मास परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला बता दिया। मोल फ्रैक्शन आपको पता ही है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मान लीजिए ए प्लस बी का कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, आपको मोल्स निकाल, नंबर ऑफ मोल्स ए के पता है जो कि एन ए है, नंबर ऑफ मोल्स बी के पता है एन बी है, मोल का फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन मान लीजिए ए का निकालना है तो उसको काई से डिनोट करते हैं। काई ए क्या हो जाएगा? काई हो जाएगा जिसके निकालने हैं डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कौन है? एन ए प्लस एन बी। आप एन टी भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। अच्छा फ्रैक्शन तो हमेशा 1 के इक्वल होगा, जैसे परसेंटेज 100 होती है, तो फ्रैक्शन अगर 1 होगा तो मान लीजिए आप जब आप काई बी निकालना चाहेंगे तो दो तरीके हैं, या तो आप 1 माइनस काई ए कर दीजिए या आप फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला भी आपको पता है कि काई बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। अच्छा ठीक है, आप ऐसे भी लिख लीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी डिवाइडेड बाय एन टी। अरे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसे? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि टोटल तो उसमें दो ही कॉम्पोनेंट है भाई, बाइनरी टाइप का तो सॉल्यूशन बनाया है, बिल्कुल एन बी बाय एन टी हो गया। चलिए ठीक है, ये हमने कुछ क्विकली समराइज किया है सारी बातों को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट अगर पता है ना तो इजी है, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, बट उसको हम इजी कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है जी, वेट 12 ग्राम, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इक्वल टू, इतना सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट है 12 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 दे दिया आपको, एक कार्बन का 12 का मास दे दिया 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट है 12 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स बता दीजिए। अच्छा चलिए देखते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब हो गया, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 भी ले लेते हैं, कार्बन 12 एटम का मतलब हो गया कि हमारे पास है 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम्स। बिल्कुल ठीक बात है, एक कार्बन 12 एटम का वेट दे दिया उसने आपको, है ना। अच्छा जी, वेरी गुड, आंसर भी आपने बता दिया, ऑप्शन डी। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आप सही हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड एवरीवन, परफेक्ट। आपने कहा ऑप्शन डी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट है 12 ग्राम। इट मींस इट कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच इज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो एक मोल कार्बन एटम का वेट है 12 ग्राम, ठीक है, और 1 मोल कार्बन एटम का मतलब कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। इनका वेट भी कितना होता है 12 ग्राम, कितना 12 ग्राम, बिल्कुल ठीक होता है। अगर उसने एक एटम का वेट पूछा होता वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? एक एटम का वेट 12 डिवाइडेड बाय
इतने एटम्स 6.022 इंटू 10^23। यहाँ से जो नंबर निकल के आएगा उसने क्वेश्चन में दिया है, उसने कहा मास ऑफ कार्बन 12 इज 1.9926 इंटू 10^-23 ग्राम। क्या आप एज्यूम नहीं कर रहे कि इससे वही नंबर आएगा जब आप 12 को डिवाइड करेंगे? किससे? जब आप 12 को डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10^23। अच्छा थोड़ा सा सोच के देखिए, जब 23 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -23, और जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 10^-23। तो आप सोच सकते हैं 1.9926 भी अप्रोक्सीमेटली 2 ही तो है, मैंने 6.022 से डिवाइड नहीं किया, मैंने 6 से डिवाइड कर दिया अप्रोक्सीमेट मान के, तो इसलिए आप इसका आइडिया कर सकते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कौन क्विकली इसका आंसर करता है। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, ठीक है मुझे तो पता है 32 ग्राम होता है, उसने लिख भी दिया। SO2 का भी मुझे पता है 64 ग्राम होता है, उसने लिख भी दिया। उसने कहा है 15 डिग्री सेल्सियस पर 150 mmHg का प्रेशर लगा हुआ है, 1 लीटर ऑफ O2 के पास n मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दो चीजें दे रखी हैं। अच्छा टेम्परेचर दे दिया 15 डिग्री सेल्सियस, जरा कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाए क्या पता 273, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है मैं करके दिखा रहा हूँ कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 ऐड कर दीजिए, बन जाएगा 273 प्लस 15, ये 288 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 288 केल्विन, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है कितना हो जाएगा? 288 केल्विन। अब समझने वाली बात ये है, अंडरस्टैंडिंग ये है हमारी कि 150 mmHg का प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है मरकरी का 150 mmHg, 1 लीटर ऑफ O2 के पास n मॉलिक्यूल है। अगर 1 लीटर O2 के पास n मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2। बताइए इसका आंसर क्विकली। आपने एवोगाड्रो लॉ पढ़ रखा है। एवोगाड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों के लिए सेम है। तो एवोगाड्रो लॉ का यूज करिए क्विकली यूज दिस एवोगाड्रो लॉ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अगर मैं इसको फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं, V बाय n इक्वल टू k लिख देते हैं, V1 बाय N1 इक्वल टू k लिख देते हैं, तो V2 बाय N2 इक्वल टू भी k लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वल है तो इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, V1 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय N2, V2 बाय N2। चलिए सारी बातें पुट कर लेते हैं। N1 इज लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो दे रखे हैं n, N2 इज लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2। V1 आपको दे रखी है 1 लीटर, पुट करी, N1 दे रखा है n मॉलिक्यूल, V2 आपको दे दी 2 लीटर, N2 आपको दे दिया नहीं पता, वो इतने निकालना है। कितना आ गया जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्विकली बताइए। 2n। कौन सा लॉ यूज किया? एवोगाड्रो लॉ। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था क्या? नहीं, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, बट स्टेटमेंट तो बड़ी सी लिखी हुई है। नहीं, आपको ध्यान देना है बातों पे, डेटा बहुत सारा देगा, क्वेश्चन बहुत इजी होगा, तभी तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रिलेट करेगा चीजों को, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका 2n या n/2। अच्छा किसी का आया n/2, किसी का आया 2n, तो हमारा तो 2n आया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, थोड़ी सी आपको करेक्शन की जरूरत है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी, 2n, ठीक है। 2n कैसे होगा वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया, फिर भी एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, हाँ हमें पता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर उसने दिया 15 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर उसने दिया 150 mmHg, दोनों गैसेस के लिए सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर। Thus if 1 liter of one gas contains n molecules, 2 liter of any gas contains any gas, not only that particular gas, any gas की बात कर रहा हूं, under similar conditions will contain 2n molecules, definitely परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर यू रेडी एवरीवन? आई होप यू आर रेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट कार्बन। 78% बाय वेट हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड 100% कंटेन करता है, जिसमें से 78% कार्बन को दे दिया, तो 22% चला गया दूसरे एलिमेंट के पास जो कि हमारा है हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए एक पॉइंट तो हमने सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन रीड करते करते ना बातों को लिख दिया करिए, एक फ्लो चार्ट बनता रहेगा तो क्वेश्चन इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। बातें आपकी लैंग्वेज में लिखी गई हैं अब, तो क्वेश्चन को दोबारा रीड करने की जगह आप बातों को देखेंगे सिर्फ, यही तो अप्रोच होती है क्वेश्चन की। कहीं एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है, कहीं इस टाइप से क्वेश्चंस करने होते हैं,
बोल रहा है राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। आपको पता ही है कि जब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो इस तरीके से करना है। मैं तो आपको शॉर्टकट मेथड भी बता सकता हूँ, बट मैं इसको टेबुलर फॉर्म की फॉर्म से सॉल्व करता हूँ। आपको एटॉमिक वेट दिया हुआ है कार्बन का, हाइड्रोजन का दिया हुआ है। आप सिंपल क्या करेंगे, देखो शॉर्टकट मेथड ये है कि जो भी परसेंटेज दी हुई है, क्योंकि टोटल 100 है, 78 को डिवाइड करिए उसके एटॉमिक मास से 12 से, और 22 को डिवाइड करिए उसके एटॉमिक मास से, और फिर आंसर आप कैलकुलेट करिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस तरह की टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। आप देखेंगे एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, परसेंटेज दोनों की दे रखी है 78, 22, एटॉमिक मास आपको पता है 12 और 1। आपने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कैसे 78 को डिवाइड करना है 12 से, परसेंटेज जो उनकी दे रखी है उसको डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक मास से, आपके पास एक नंबर निकल के आएगा जो आया 6.5। सिमिलरली हाइड्रोजन केस में आया 22। अब दिक्कत ये आ रही है, आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करिए। सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करने के लिए जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए दोनों नंबर्स को, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए। 6.5 से डिवाइड करने पर ये तो बन गया 1, सिंपलेस्ट हो गया, बट ये रह गया 3.3। 3.3 को नियर अबाउट 3 लिख सकते हैं, और 1 तो 1 ही है, तो ये हो गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये सिंपलर रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो है मोल्स का, और ये हो गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, क्योंकि 3.3 इज नॉट ए होल नंबर। इसको होल नंबर बनाने के लिए हमने लिख दिया 3। तो सिंपल कार्बन हो गया 1 और हाइड्रोजन हो गया 3, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH3। क्या आंसर मैच कर गया? कौन सा? जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उस कंपाउंड का CH3 है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा वो कंपाउंड पर डिपेंड करेगा, है ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो CH3 मैच कर गया। कौन सा मैच कर गया? CH3। जैसे कि मान लीजिए, वेरी गुड एवरीवन, जैसे कि मान लीजिए C6H12O6, आपको क्विकली एक टेस्ट ले लेता हूँ। C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का, आप सभी को पता है, स्मॉलर ग्रेड से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। मैंने पूछ लिया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्विकली बता दीजिए व्हाट विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस C6H12O6। क्विकली लेट्स सी कौन इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता है। C6H12O6 कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, लिख लीजिए 6, 12, 6। रेशियो ले लीजिए, वेरी गुड, सिंपलेस्ट रेशियो की तरफ तो चलना है। 1:2O, सॉरी 1:0, तो CH2O, CH2O, CH2O। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। चलिए आप, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्लास, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। और आपने ये क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया, जिसका आंसर है CS3 एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस तरह की टेबुलर फॉर्म बनानी होती है। शॉर्टकट ट्रिक ये कि जो परसेंटेज दे रखी है एटॉमिक मास से डिवाइड करिए, सिंपलेस्ट रेशियो की तरफ जाइए और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की तरफ जाइए, उस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्विकली बताइए। वही क्वेश्चन आ गया एवरेज एटॉमिक मास वाला, जो मैंने क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 को रिलेट करने के लिए क्वेश्चन बोला था कि समझाऊंगा आपको। देख लेते हैं किसका आंसर सही आएगा। कह रहा है बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, 10 बोरोन, 10 is the atomic mass, 11 is the atomic mass, 19 is the percentage of abundance और 81 is the percentage abundance। तो 10B की परसेंटेज abundance है आपकी 19% और 11B की परसेंटेज abundance है आपकी 81%। ठीक है, मैं परसेंटेज भी दे दी, एटॉमिक मास भी पता है, एवरेज एटॉमिक वेट पूछा है। इससे सिंपल क्वेश्चन होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आंसर तो 10.8 आ जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। चलिए 10.8 आया, कुछ और हो सकता है, कुछ और आया, आपकी कैलकुलेशन देखते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला होता है जो उसकी परसेंटेज है मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके एटॉमिक मास से, दूसरे की जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके एटॉमिक मास से, दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल परसेंटेज से या 100 से, जो कि 100 ही होगी हमेशा। I am providing you only 30 seconds because this question is very easy, so you can solve this question. Yes. Option A, B, C or D? Okay, so let's see the solution and you can see here the answer. Option A. The average of atomic weight in terms of percentage, तो percentage of 10 boron, percentage of 10 boron, एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज ऑफ 10 बोरोन इनटू एटॉमिक मास ऑफ 10 बोरोन प्लस परसेंटेज ऑफ 11 बोरोन इनटू, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इनटू एटॉमिक मास ऑफ 11 बोरोन। इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? परसेंटेज ऑफ 11 बोरोन प्लस परसेंटेज ऑफ 10 बोरोन प्लस परसेंटेज ऑफ 11 बोरोन। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ 10 बोरोन क्या है? 90। एटॉमिक मास ऑफ 10 बोरोन क्या है? 10 दे रखा है ना उसने। परसेंटेज ऑफ 11 बोरोन क्या है? 81%। और परसेंटेज ऑफ, सॉरी, एटॉमिक मास ऑफ 11 बोरोन क्या है? 11। 19% इसकी है और 81% इसकी है, तो 19 प्लस 81 तो 100 ही होगा। तो नीचे आ गया 100, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 190 और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 891। सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आंसर आ गया 10.81।
तो आंसर कौन सा मैच करेगा, क्विकली बताइए। ए, आंसर ए। आई होप दिस इज क्लियर, एकदम सिंपल था। आप क्लोरीन 35 को भी आप इसको कर सकते हो, आप ब्रोमीन को भी सॉल्व कर सकते हो, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लोरीन 35 की मैं परसेंटेज आपको बता देता हूँ, 35 की परसेंटेज 75 ले लेना और 37 की परसेंट आप 25 ले लेना। इसको भी सॉल्व करके देखना, आपका आंसर मैच करेगा 35.5 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम इजी क्वेश्चन आ गया। ओके, बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज, तो ये क्वेश्चन इजी है, फिर से इजी क्वेश्चन आ गया। 1 मोल ऑफ कार्बन वेट जो है 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 इज 1.9926 into 10⁻23 ग्राम। इस क्वेश्चन को आप कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। हाँ, आपने आंसर बता दिया था इसका, वेरी गुड। अब फिर से आपने आंसर बता दिया था बहुत क्विकली, डी। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट दे रखा है 12 ग्राम, वो कहना है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको एक बात बताएं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N/Na, है ना। वो कह रहा है 1 मोल, 1 मोल मतलब N इज इक्वल टू Na, ऐसे भी तो कर सकते हैं। क्या इससे सिंपल कोई होगा कॉन्सेप्ट? अरे क्यों ही कैलकुलेशन करनी, क्यों ही कुछ करना हमें, जब हमारा क्वेश्चन देखते ही हो रहा है। वैसे तो 1 मोल, देखो सब इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, बट फॉर्मूले से भी तो हम कर सकते हैं। अगर 2 मोल होता तो 2 into N कर देते, है ना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन पता है और आपको आंसर इसका सॉल्यूशन पता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, तो क्वेश्चन भी बेसिक वाले ही होंगे, बट इतने भी बेसिक नहीं होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा सा आपकी अप्रोच लगानी चाहिए, क्वेश्चन का आंसर सीधा आपके हाथ में। कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स, ये दे दे गिवन मास, कह रहा है गिवन मास मैं आपको दे देता हूं जी। कितना दिया है आपने गिवन मास ऑफ अमोनिया, वो आपने दिया है जी 4.25 ग्राम क्वेश्चन ने। कह रहा अमोनिया का मोलर मास पता है आपको? हाँ बिल्कुल पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ अमोनिया। कैसे कर सकते हैं मोलर मास ऑफ अमोनिया कैलकुलेट? हम मोलर मास ऑफ अमोनिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है एक नाइट्रोजन है, 14 उसका एटॉमिक मास है, प्लस 3 हाइड्रोजन है, एक उसका एटॉमिक मास है, तो 17 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो गया। अच्छा, आपने आंसर भी कर दिया 26, नहीं 17 होगा ना, 14 होता है इसका, ठीक है। आई होप you are getting a clear idea, 17, okay, no problem, very good, you are trying, it makes me very very happy, okay, you are giving answers, you are giving response for every question, that makes me very happy, perfect। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ अमोनिया जो कि है 4.25 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया दैट इज 70 ग्राम पर मोल। पर मोल है तो मोल ऊपर चला जाएगा और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी वो आप कैलकुलेट करके देखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे भाई, एक मोल में होते हैं 6.022 into 10⁻23, तो इतने में कितने होंगे, कैसी बात है, मैं बता देता हूँ, सॉल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा है वेट ऑफ NH3 4.25 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ कितने आएंगे, 0.25 मोल गिवन मास ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल ऑफ अमोनिया हमने निकाल लिया कि भाई एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर दैट इज नथिंग 6.022 into 10⁻23, आप 23 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बड़ा सा नंबर होता है ये 6.023 into 10⁻23। और अगर आपको 0.25 मोल में निकालने कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो आप 0.25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको निकालने इतने मॉलिक्यूल, मान लीजिए आगे x मॉलिक्यूल, तो अब मुझे बताइए x मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, जब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है पहले वो देख लीजिए। एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में NH3 का इसका फॉर्मूला है, तो कितने एटम्स है, 4। हाँ, 0.25 into 6.022 10⁻23, ये तो आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। मान लीजिए आए x मॉलिक्यूल, कितने आए, x मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। एक मॉलिक्यूल अमोनिया में कितने एटम्स प्रेजेंट है, जल्दी से बताइए। एक मॉलिक्यूल अमोनिया में प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, तो x मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, x into 4, तो x क्या है 0.25 into 6.023 10⁻23 और मल्टीप्लाई विद 4, आंसर आ गया 25 चौका 100, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा लिख दीजिए 6.023 10⁻23, क्लियर। बट आंसर मैच करने के लिए, क्योंकि आंसर में 6 दिया हुआ तो हमने 6 लिख रखा था, ऑप्शन डी इसका आंसर मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, परफेक्ट।
परफेक्ट, आई एम वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वेट, क्या कह रहा है, देखो इजी क्वेश्चन है ये भी, बट देखते हैं आप कौन इसको सॉल्व कर पाते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ इथिलीन। इथिलीन का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं आपको, डोंट वरी, C2H4। सर इथिलीन क्या होता है? अरे इथिलीन कुछ नहीं है, इथीन ही तो है, जिसका आप स्ट्रक्चर ऐसे देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, C2H4 इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, C2H4 का O2 के प्रेजेंस में कंबशन किया तो CO2 और H2 बनेंगे, कंबशन तो यही है। बैलेंसिंग कर सकते हैं, 1 2 कार्बन 2 लिख दिया, 4 हाइड्रोजन 2 लिख दिया, 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन 3 लिख दिया। बिल्कुल ठीक बात है, यहां तक तो ठीक है। आपने C2H4 बिल्कुल ठीक है। C2H4 plus 3O2 gives 2CO2 plus 2H2। कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन। अब देखो यहां पर ध्यान से, मुझे जल्दी से बताइए C2H4 का मोलर मास क्या होगा, जल्दी से बताइए C2H4 का मोलर मास क्या होगा। भाई कार्बन का होता है 12, 12 इंटू 2 24 और 4 इंटू 1 4, तो कितना हो गया 28 ग्राम पर मोल। चलिए 28 ग्राम लिख लेता हूं, मॉलिक्यूलर मास लिख लेता हूं। O2 का होता है 32, 16 टू जा 32, 32 3 जा 96, मतलब 28 ग्राम C2H4 के साथ 96 ग्राम O2 रिएक्शन कर रहा है, तो आपको CO2 और H2 दे रहा है कितना कितना, वो उस बात से कोई मतलब नहीं है। वैसे 44 टू जा 88 ग्राम ये मिलेगा और 18 टू जा 36 ग्राम ये मिलेगा, टोटल कर लीजिए, आंसर तो वही आना है। इक्वेट करके टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दैट मींस दिस इक्वेशन इज आल्सो फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिकॉज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी, परफेक्ट। तो C2H4 plus 3O2 gives 2CO2 plus 2H2O। तो आपने टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स है, जिसका कोई मतलब नहीं है प्रोडक्ट्स का, वो तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया। बात आती है 28 ग्राम अगर यूज करता है 96 ग्राम O2, तो वो कह रहा है कितना वेट ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा 2.8 किलोग्राम के लिए। तो क्या यूनिट फैक्टर मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते? क्या सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते? कह रहा है 28 ग्राम, 28 बिल्कुल ठीक बात है, 28 ग्राम C2H4 को चाहिए 96 ग्राम O2, तो 1 ग्राम C2H4 को चाहिए 96 डिवाइडेड बाय 28 ग्राम O2, तो 2.8 किलोग्राम मतलब 2.8 इंटू 1000 ग्राम मतलब 2800 ग्राम। सिंपल लो बोल दीजिए, 2800 ही तो हो गया। 2800 ग्राम C2H4 को चाहिए 96 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई विद 2800, इतने ग्राम O2, इतने ग्राम O2, यही बात हुई। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा वो आप देखेंगे। मेरा तो आंसर आ रहा है 9600 ग्राम, आंसर दे रखे किलोग्राम में, आप बताइए क्या होना चाहिए। 9600 ग्राम को आप चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, आ जाएगा 9.6 किलोग्राम ऑफ O2। जरूरी नहीं है आप किलोग्राम को ग्राम में करके सॉल्व करें, क्योंकि आंसर ग्राम में दे रखा है, नहीं है किलोग्राम में दे रखा है, तो आप इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। Totally depends on you. Very good everyone, very good answer. 9.6 किलोग्राम is matching with this. तो आप कह रहे हैं ऑप्शन सी, तो देख लेते हैं आंसर सी, बिल्कुल ठीक बात है। C2H4 plus 3O2 gives 2CO2 plus 2H2O। इसका हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया 28 ग्राम, इसका कैलकुलेट किया 96 ग्राम, मतलब 28 ग्राम को 96 ग्राम चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे किलोग्राम से सॉल्व कर दिया है, वहां पे मैंने ग्राम से कर दिया था, यहाँ पे किलोग्राम से। फॉर द कंबशन ऑफ 28 इसको मैंने चेंज कर लिया, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ा चेंज करने के लिए, किसमें, किलोग्राम में। तो फॉर द कंबशन ऑफ 28 into 10 raised to the power minus 3 किलोग्राम ऑफ इथिलीन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी है, ऑफ इथिलीन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 96 into 10 raised to the power minus 3 किलोग्राम। देखो यहाँ पे बार बार -3 लिखना था, वहां पे एक ही बार उसको चेंज करना है, तो वो मुझे ज्यादा इजी लगा था। आपको जो इजी लगता है आप उससे सॉल्व करेंगे, कंफर्ट जोन से सॉल्व करने क्वेश्चन। मैथमेटिक्स जहां तक आप अच्छे से कर सकते हो मैथमेटिक्स।
फॉर द कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ एथिलीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 96 into 10⁻³ into 2.8 divided by 28 into 10⁻³ is equal to 9.6 किलोग्राम। इतना सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर दैट द करेक्ट आंसर इज सी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी। ठीक है, MnO4 नेगेटिव मतलब पोटाशियम परमैंगनेट हो गया ना कि MnO4 वहीं से तो आया होगा MnO4 नेगेटिव, और कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ पोटाशियम से सोडियम परमैंगनेट हो NaMnO4। ठीक है, उस बात की वो नहीं लेनी, मैंने एक एग्जांपल दिया। अच्छा, कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स MnO4 नेगेटिव कितना चाहिए ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 मोल फेरस सल्फेट को। तो आपको एक रिएक्शन चाहिए MnO4 और फेरस सल्फेट के बीच की एसिडिक मीडियम में, जिससे आपको नंबर ऑफ मोल्स का आइडिया लग जाएगा। वहां से कितने, अगर फेरस सल्फेट के 1 ही मोल यूज हो रहा है तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितना भी कोएफिशिएंट लिखा होगा वही आंसर हो जाएगा। अगर कुछ अदर नंबर यूज हो रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी होगी। चलिए, तो 1 तो नहीं लिखा होगा क्योंकि यहां पर तो कुछ और लिखा हुआ है, समझ रहे हो, ऑप्शन में तो ऐसी बात नहीं है, तो 1 तो नहीं है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पहले कोई बताएगा मुझे? अच्छा, ऑप्शन सी आपने इसका बताया क्या? 7.5 मोल। चलिए देख लेते हैं व्हाट विल बी द आंसर। But मुझे tell me the ferrous sulfate, sorry not ferrous sulfate, ferrous sulfate is FeSO4, but what will be the formula of ferrous oxalate? एक लीगर नेम आपने ऑक्सलेट आयन पढ़ा होगा कभी, OX2 नेगेटिव बोलते थे, C2O4 2 नेगेटिव बोलते थे। कहां से बनता है ये बनता था ऑक्सैलिक एसिड से, COOH COOH, H हटा दो दोनों, बन जाएगा CO नेगेटिव CO नेगेटिव। यही तो है ऑक्सलेटो आयन, यही तो है। लिगेंड के टाइम पे इसको बोल देते हैं ऑक्सलेटो आयन, और आयन नेम है ऑक्सलेट। तो फेरस इसमें है, इसका है C2O4 2 नेगेटिव, फेरस होता है, फेरस बोला है फेरस Fe2 पॉजिटिव, कह रहा है C2O4 2 नेगेटिव भी लिख लो। अब छोटे क्लासेस पे आ जाते हैं, वहां पे सिंपलेस्ट नंबर पे जाओ, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, आंसर बना दीजिए FeC2O4। इससे सिंपल कुछ होगा? इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट कंप्लीटली इन एसिड मीडियम विल बी व्हाट? FeC2O4 फेरस सल्फेट फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला है। तो आज का इक्वेशन देख लेते हैं। इन एसिडिक मीडियम MnO4 नेगेटिव ऑक्सीडाइज कर देगा फेरस ऑक्सलेट को, ठीक है। और देखो आपको क्या बना देगा, यहाँ पे मैग्नीज की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितनी आएगी? Mn की एक्सेलेट कर ली तो -2 × 4 कितनी होगी? -8 इक्वल टू में -1, x की वैल्यू होगी +7, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, मतलब एज ए रिडक्शन कर रहा है। मतलब किसका काम कर रहा है? अपना रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर्स और सेल्फ रिड्यूस्ड। C2O4 2 नेगेटिव का क्या कर दिया एक तरीके से, दूसरे का क्या किया है? ऑक्सीडेशन। तो MnO4 नेगेटिव ने ऑक्सीडाइज कर दिया फेरस ऑक्सलेट को और चेंज कर दिया CO2 में, और एसिडिक मीडियम में है, यहाँ पर H2O बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2 मोल MnO4 ने यूज किया 5 मोल C2O4 का रिएक्शन देने के लिए, ठीक है। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ होगा, 5 मोल लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं 5 मोल एक्सोलेट आयन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय 2 मोल्स ऑफ NO4 नेगेटिव। तो 1 मोल के लिए पूछा हुआ था। बताइए, अब आपने तो आंसर कुछ और दिया था, अब तो आप आंसर देख ही सकते हैं। बताइए, सिंपल कॉन्सेप्ट या नहीं? क्विकली मुझे यस और नो का जवाब दीजिए कि दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट और नो। ठीक है, 1 मोल ऑक्सलेट आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय 2/5 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। 2/5 को डिवाइड करना तो सभी को आता है, 2.220 लिख सकते हैं, 5 और इसको 0.4 लिख देंगे फिर, है ना। अब जैसे आप डिवाइड करते हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा तरीका कुछ अलग है। 0.4 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, कितना आंसर आ गया? 0.4 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन का क्या आंसर है वो देखते हैं, ऑप्शन बी 0.4 मोल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 लीटर हार्ड वाटर होता है, आपको पता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर 2 वाटर होते हैं। हार्ड वाटर में मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, कितने? 12 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड टू रिमूव इट्स हार्डनेस। क्या कह रहा है? कह रहा है 1 लीटर हार्ड वाटर कंटेन करता है 12 मिलीग्राम, ठीक है, 12 मिलीग्राम Mg2 पॉजिटिव आयंस। पूछ रहा है कितने मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड होंगे इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ होगा?
उसने गिवन मास दे दिया है ना 1 लीटर वाटर में। देखिए सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। Mg2 पॉजिटिव जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो जो आपका जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है, ये तो होता है Na2CO3 डॉट NH2 बोल सकते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। जब इसके साथ रिएक्शन करना है तो ये बन देता है इसको मैग्नीशियम कार्बोनेट में और Na पॉजिटिव रिलीज हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 ग्राम और ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mg2 पॉजिटिव ने यूज किया 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mg2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू किसका हो गया 12 ग्राम ऑफ Mg2 पॉजिटिव। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mg2 पॉजिटिव किसके इक्वल हो गया 12 ग्राम ऑफ Mg2 पॉजिटिव। 12 ग्राम ऑफ Mg2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया 12,000, मतलब 12,000, ठीक है। 1 ग्राम में कितने होते हैं 1000 मिलीग्राम, तो 12,000 मिलीग्राम ऑफ Mg2 पॉजिटिव। 12,000 मिलीग्राम ऑफ Mg2 पॉजिटिव का मतलब हो गया 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। कितना मतलब हो गया 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो 12 mg और Mg2CO3 का मतलब हो गया 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। जब 1000 से 1000 कट जाएगा तो 12 mg ऑफ Mg2 पॉजिटिव का मतलब हो गया 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। आई होप दिस क्वेश्चन इज सिंपल, समझ में आया होगा, एकदम से इजी से कॉन्सेप्ट था। मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। क्लियर, किसका कॉन्सेप्ट यूज किया है, मिली इक्विवेलेंट का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या किया है यूज किया है। उसने कहा था 12 मिलीग्राम, इसीलिए तो हमने 12 से करके आगे क्वेश्चन किया है, ठीक है, इसलिए हमने किससे किया है 12 से, तो आंसर ए मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या आंसर मैच करेगा क्विकली बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMNO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ KI। KMNO4 की KI के साथ रिएक्शन करनी है इन एल्कलाइन मीडियम, नंबर ऑफ मोल्स तो रिएक्शन आपको देखनी है। इन एल्कलाइन मीडियम KMNO4 इज रिड्यूस्ड टू K2MnO4। KMNO4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और K2MnO4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +6, क्योंकि इसको x मानेंगे, ये 2+ है और ये -8 है, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाती है +6। रिएक्शन देख लेते हैं। KI जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो KOH और HI क्या करता है, HI बनाता है। KMNO4 जब KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा K2MnO4, अल्कली मीडियम हो गया ना, KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, आपको पता ही है। रिएक्शंस थोड़ी आपको याद रखनी है, तो 2KMNO4 + 2KOH बैलेंसिंग हम इसकी कर लेंगे, गिव्स 2K2MNO4 + H2O +7 से गया +6 में, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अकेला बैठा होता है उसका नेसेंट ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन अकेला बैठा हुआ नेसेंट हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, अकेला हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 मोल ऑफ KMNO4 इज रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ KI। KI ने 1 मोल ने KOH बनाया और यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया यूज हो गया 2KOH, तो लिख रहा है 1 मोल ऑफ KMNO4 इज रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ KI। कैसे समझे हम इस बात को, हम ऐसे समझे कि 2KMNO4 को रिडक्शन करने के लिए 2KOH का यूज है, तो 1 KMNO4 को रिडक्शन करने के लिए 1 KOH का यूज हुआ है, और 1 KOH को बनाने के लिए 1 KI का यूज हुआ है। अल्टीमेटली 1 KMNO4 को रिड्यूस करने के लिए 1 KI का यूज हुआ है, 1 मोल KI का। 2 मोल KMNO4 को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल KI का यूज हो जाएगा। 3 मोल KMNO4 को यूज करने के लिए 3 मोल KI का यूज हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 KOH कहां से लाए, KI तो बन रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्लियर, तो देखो आपने क्या अब तक ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन तो सिंपल आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता है, बस उस कॉन्सेप्ट और उस क्वेश्चन को रिलेट करना है, और उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए इस क्वेश्चन में पुट करना है, और वैल्यूज को लगा के आंसर कैलकुलेट करना है अगर न्यूमेरिकल है, और अप्रोच लगा के आंसर कैलकुलेट करना है अगर थ्योरेटिकल है, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज भी कर सकते हैं अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आंसर कह रहा है 1 मोल, तो कह रहा है 1 मोल by 1 the number of moles of KMNO4 reduced by 1 mole of KI in alkaline medium, क्योंकि 1 मोल KI ने 1 मोल KOH बनाया और 2 मोल KOH ने 2 मोल KMNO4 को रिड्यूस किया, है ना। the number of moles of KMNO4 reduced by 1 mole of KI, तो 2 मोल KMNO4 ने 2 मोल KOH के साथ रिएक्शन करी और प्रोडक्ट दे दी K2MNO4 की फॉर्म में, प्लस H2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। उसी तरीके से 1 मोल की बात करें तो 1 मोल हो जाएगा। चलिए एक और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, क्विकली। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको दिखा रहा हूं अभी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम आपको बताइए Mg, जब आप मैग्नीशियम जो को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको पता है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम।
जब 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज्ड वेसल विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन आ गया। कौन से कॉन्सेप्ट का? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। रिएक्शन लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो बच जाएगा वही एक्सेस में। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज्ड वेसल। कह रहा है Mg को O2 के साथ हीट करिए और MgO बनाइए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपको पता है ये बनता है, ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। तो बैलेंसिंग के लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे 2mg और यहाँ पे 2mgO लिखने की, तो 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। ठीक है, वो कह रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम का मैंने यूज किया, बट 1 ग्राम से पहले मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर कितने mg का यूज हुआ है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आपको बताइए 48 ग्राम ने 32 ग्राम ऑक्सीजन का यूज करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया गया 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। 48 ग्राम 32 ग्राम का यूज करता है, तो 1 ग्राम कितने का यूज करेगा? 32/48 ग्राम का। 16 2 32 और 16 3 48, 2/3 ग्राम का। अगर 1 ग्राम 2/3 ग्राम का यूज कर रहा है, मतलब कितना हो गया? लगभग 0.3618 लगभग 0.67। 1 ग्राम को चाहिए 0.67 ग्राम ऑक्सीजन। इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन कम दे रखा है। देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। इसको मैंने 1 mg की टर्म में लिखा है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होल नंबर रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो 24 ग्राम ने 16 ग्राम यूज करके 40 ग्राम MgO बना दिया। ठीक है जी, इस इक्वेशन से पता लगता है कि 24 ग्राम Mg रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम O2 से, तो 1 ग्राम Mg रिएक्ट करेगा 16/24 ग्राम O2 से, मतलब 0.67 ग्राम O2 से। यहां से एक बात तो क्लियर होगी कि 1 ग्राम के लिए 0.67 ग्राम O2 चाहिए, और वहां पे 1 ग्राम वो कह रहा है कि 0.56 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम पूरे के साथ तो रिएक्शन कर नहीं पाएगा। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच? आप मुझे बताइए, मैं फिर से रिपीट करता हूं। 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए 0.67 ग्राम ऑक्सीजन की नीड है एक्चुअली में, बट वो कह रहा है मेरे पास मैग्नीशियम तो 1 ग्राम है और ऑक्सीजन है 0.56 ग्राम। 0.56 ग्राम, 1 ग्राम को चाहिए 0.67 ग्राम। अब इसको रिवर्स खेलते हैं। 0.67 ग्राम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बर्न होती है मैग्नीशियम के साथ। 0.67 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम बर्न करता है कितना? 1 ग्राम। ठीक है, तो 0.56 के लिए कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा? 0.56 के लिए 1/0.67 मल्टीप्लाई विद 0.56। यहां से 0.56 के लिए जो भी वैल्यू आए वो 1 ग्राम से कम की आएगी। किससे आएगी? 1 ग्राम से कम। मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम लेफ्ट रह गया है। मैग्नीशियम क्या रह गया है? लेफ्ट। क्लियर, मैग्नीशियम रह गया है, तो O2 तो आंसर से हट गया। अब कितना रहा है वो बस वो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है? ओनली 0.56 ग्राम ऑफ O2 इज अवेलेबल विच इज लेस देन 0.67 ग्राम। सो O2 तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल ठीक बात है, और Mg हो गया एक्सेस रिएक्टेंट। तो 16 ग्राम O2 रिएक्ट करता है 24 ग्राम मैग्नीशियम के साथ, तो 0.56 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा 24/16 इंटू 0.56, मतलब 0.84 ग्राम मैग्नीशियम के साथ। हमारे पास अवेलेबल है 1 ग्राम, तो माइनस करके हमने आंसर निकाला 0.6 ग्राम। तो एक्सेस में अवेलेबल है मैग्नीशियम, और कितना अवेलेबल है? 0.16, राइट? कौन कितना अवेलेबल है? 0.16। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं मैग्नीशियम 0.16 ग्राम। इज इट क्लियर? डेफिनेटली क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एट एसटीपी, व्हाट इज दिस एसटीपी? क्विकली बताइए एसटीपी क्या है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज दिस एसटीपी? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एसटीपी क्या है? व्हाट इज दिस एसटीपी? अरे एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। डेंसिटी आपको दे दी CCl4 की? नहीं, डेंसिटी तो नहीं दी उसने। उसने कहा है एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू। एसटीपी भी पूछा है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है? मास बाय
वॉल्यूम। देखो कैसे करेंगे। 1 मोल CCl4 वेपर्स का मतलब है 12 तो हो गया कार्बन के लिए प्लस 4 × 35.5 दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। हमें ये यूज करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 154 ग्राम आ गया 1 मोल CCl4 वेपर्स का वेट। एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस contains equal volume that is 22.4 लीटर at STP, या फिर आप कह सकते हैं 22,400 मिलीलीटर। मतलब 1 मोल का मतलब 154 ग्राम और 1 मोल में है 22.4 लीटर वॉल्यूम, तो 154 ग्राम में हो गए 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास बाय वॉल्यूम। मास है 154 ग्राम, वॉल्यूम है 22.4, तो आंसर आ गया 6.87 ग्राम लीटर। देखो कुछ भी नहीं दिया था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है सिर्फ STP पर डेंसिटी बता दीजिए CCl4 के 1 मोल, मोल भी नहीं बोला, STP पे पूछा है तो हमने निकाल दिया। हमें पता डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है, हमें मास चाहिए CCl4 का, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि STP कह रहा है, तो एक एट STP वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल बी 22.4 लीटर ऑफ 1 मोल। 1 मोल ऑफ एनी गैस, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम नहीं, सॉरी लिथियम इज बट अल्कली मेटल, राइट, लिथियम इज अल्कली मेटल्स, ओके। चाहे हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, अमोनिया हो, CH4 हो, CO2 हो, SO2 हो, NO2 हो, कोई भी गैस हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP विल कंटेन 22.4 लीटर। उसके हेल्प से हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया और जो कि आया ऑप्शन ए 6.87 लीटर। आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 6.87 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी हमेशा रहेगी ग्राम पर लीटर, ठीक है, 6.87 ग्राम पर लीटर। मतलब डेंसिटी की जो यूनिट रहती है वो मास की यूनिट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की यूनिट रहेगी, ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर लीटर, ऐसे। क्लियर? चलिए, आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। क्वेश्चन 13 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन 13 कह रहा है द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड X इज 1.25 ग्राम पर ml। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, मोलर मास ऑफ कंपाउंड X इज 85 ग्राम। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला प्रोवाइड करूंगा। वो डायरेक्ट फॉर्मूला एक ड्राइव्ड फॉर्म में है, तो वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन आप एग्जाम टाइम पे तो नहीं कर पाएंगे। तो वो ड्राइव्ड है एक तरीके से फॉर्मूला, तो वो रिलेशनशिप है मोलरिटी और डेंसिटी के बीच में। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज करना है। मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू m डिवाइडेड बाय 1000 इंटू d माइनस mmw। व्हाट इज दिस कैपिटल M? कैपिटल M इज 1 मोलर, दैट मींस मोलरिटी। तो इसमें देखो इस फॉर्मूले में तीनों चीजें आ चुकी हैं। कौन कौन? मोलरिटी, मोलरिटी और डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में। तो मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, 1000 इंटू मोलरिटी दे रखी है 1 मोलर, 1000 डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, और क्या दे रखा है? X दे रखा है 85 ग्राम। X कितना दे रखा है? 85 ग्राम, ठीक है। और M क्या है? मोलरिटी, 1 मोलर, 1 मोलर बोला है उसने, 1 मोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी बताइए इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। तो हमने जब फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट की और सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0.858 क्या मोल पर केजी, या फिर मोलल, क्या मोलर, या फिर 0.858 स्मॉल m। तो आंसर मैच करते हैं। आंसर मैच करके आपका 0.858 स्मॉल m। परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज क्लास। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सभी को पता है। जब इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये सिंपल एग्जांपल था जो आप लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं। किसके लिए? ये सिंपल एग्जांपल था थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मली तो डिकम्पोज कर रहे हैं हम इसको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। व्हाट इज दिस? CaO, क्विक लाइम, और CaOH होल ट्वाइस स्लैक लाइम। तो CaO प्लस CO2 यहाँ पे मिला है। कह रहा है कि आप बताइए राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2, कितना CO2 यहाँ से प्रोड्यूस होगा, कितना CO2 प्रोड्यूस्ड होगा
20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, इसका 20%, ठीक है। तो CaCO3 बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। आंसर इज ऑप्शन ए। तो वेट ऑफ इम्प्योर लाइमस्टोन, दिस इज लाइमस्टोन STONE, 20 ग्राम। वेट ऑफ इम्प्योर limestone is 20 gram. Weight of pure limestone will be 20% of this 20 gram. मैं रिपीट करता हूँ, जो वेट है इम्प्योर लाइमस्टोन का वो है 20 ग्राम और वेट ऑफ प्योर लाइमस्टोन आ जाएगा, उसने कहा है 20% ऑफ 20 ग्राम। 20% ऑफ 20 ग्राम ही सिर्फ प्योर है। मैं रिपीट करता हूँ, एक उसने कहा है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि इम्प्योर है, वो है 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम। जो प्योर है वो इसके अंदर है 20% इसका, किसका? इस 20 ग्राम का। यही तो बात कह रहा है वो इतनी देर से कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है, कितना? 20 ग्राम। उस कैल्शियम कार्बोनेट वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। उसके अंदर जो प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट वो सिर्फ उस 100% वो टोटल है जो कि 20 ग्राम है, उसका 20% प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ 4 ग्राम। मतलब उस 20 ग्राम में से 4 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी इम्प्योरिटीज हैं। आपने कैलकुलेशन कर ली कैसे? 20% ऑफ, यहाँ पे 2 आएगा, 20/100 डिवाइडेड मल्टीप्लाई विद 20 इज इक्वल टू 4 ग्राम। 20/100 मल्टीप्लाई विद 20 इज इक्वल टू 4 ग्राम। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि उसने पूछा है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम वो कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें पता गिवन मास हमें दे रखा है जो लाइमस्टोन का, यहाँ पे आएगा LIME लाइमस्टोन, तो वो आ जाएगा 4/100 0.04 मोल। 0.04 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, CaCO3, 1 मोल CaCO3, 1 मोल CaO और 1 मोल CO2 दे रहा है, तो 0.04 मोल CaCO3, 0.04 CaO और 0.04 ही क्या दे देंगे? CO2, ठीक है। ये हो गया 0.04। अब बात ये आती है, उसने पूछा मास नॉट मोल्स। कौन बताएगा इसका आंसर? भाई नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। क्योंकि हमें मोलर मास तो हम किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। CO2 का कर लिया, 44 ग्राम आ गया, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 2 का हो गया 32, 16 टू 32, तो 44 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ CO2। N इज 0.04 मोल। गिवन मास हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। मैंने मान लिया X, तो X की वैल्यू जो भी आएगी वो आंसर होगा। तो X डिवाइडेड बाय 44 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे ऑलरेडी एक मोल है, मल्टीप्लाई करेंगे, मोल से मोल कट जाएगा, आंसर किस में आएगा? ग्राम में। तो X की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.04 मल्टीप्लाई विद 44। आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आप मैच कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1.76 ग्राम। डेफिनेटली। क्या मोल क्यों नहीं आ रहा? मोल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 0.04 मोल है और 44 ग्राम पर मोल है, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया और आंसर बच गया 1.76 ग्राम। मैं दिखा देता हूं, आंसर आपका आ रहा है 1.76 ग्राम। वेट ऑफ CO2, मतलब गिवन मास ऑफ CO2 हमने कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ CO2 हमने कैलकुलेट कर लिया, वेट ऑफ CO2 हमने कैलकुलेट कर लिया, 0.04 मल्टीप्लाई विद 44। एकदम सिंपल क्वेश्चन, आई होप ये आपको क्लियर होगा। आंसर आपका मैच कर रहा है कितना? 1.76 ग्राम। वेरी गुड एवरीवन, ऑप्शन ए मैच कर गया। मैंने आपको 14 क्वेश्चन समझा दिए। एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क प्रोवाइड करता हूं और उस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क की फॉर्म में, इजी क्वेश्चन है, आपको इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3। ध्यान रखना, वो प्योर इम्प्योर वाला खेल ध्यान में रखना है माइंड में। What mass of 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction? CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus CO2 plus 2H2। ठीक है, कैलकुलेट अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। 95% है CaCO3, कितना रिक्वायर? यहाँ पे आपको क्या दे रखी है? वॉल्यूम 0.5 मोलर दे रखा है। यहां से आप अमाउंट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? गिवन मास निकाल सकते हैं HCl का, ठीक है। उसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका अमाउंट, क्योंकि आंसर ग्राम में पूछा हुआ है, किसका? व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 का, ठीक है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हेल्प करना है, क्योंकि डेंसिटी आपके मास और रिलेशनशिप को क्या कर सकती है, रिलेट कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है एवरीवन, सो हमने आज 15 क्वेश्चंस पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे नीट के वो डिस्कस किए हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्विकली आपको पूरे चैप्टर को मैंने ओवरव्यू दिया था कि ये बातें इस चैप्टर में हैं। इस चैप्टर में मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, इन सारी बातों को कंबाइन करते हुए हमने, और जो मोल कॉन्सेप्ट की जो बातें आई थी, जो फॉर्मुलेज आए थे, उन सभी का यूज करते हुए हमने 15 क्वेश्चंस यूज किए हैं। 15 क्वेश्चन मतलब 15 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाए हैं। चैप्टर के तो सारे ओवरव्यू दिया ही है, साथ में 15 कॉन्सेप्ट्स हो गए क्वेश्चंस के साथ साथ। कॉन्सेप्ट होने का मतलब आपको ये समझ में आया कि हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक क्विक मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं, वो आप देख सकते हैं और उसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। m ग्राम मास CaCO3 का रिक्वायर्ड है। प्योर CaCO3 m ग्राम होगा इतना। मोल्स ऑफ CO3 आप कैलकुलेट करेंगे गिवन मास बाय मोलर मास करके। मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड इतने आ जाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.32 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने एक आपको हिंट प्रोवाइड कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। फिर मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।